हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल IQ फाउंडेशन क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि ये हमारे क्लास का मतलब जो क्लास 12th का पहला लेक्चर है। आपका भी पहला लेक्चर है, तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है इकबाल और मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाएगी। और यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा ना तो प्योर हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ना ही प्योर इंग्लिश में, क्योंकि दोनों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और रही मेरी क्वालिफिकेशन की बात, तो मैंने BSc किया है। BSc के बाद MSc बॉटनी से की है। उसके बाद में MLT किया है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। उसके बाद में नीट का एस्पिरेंट भी रहा हूँ और फिर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। इस क्लास में आपको लेक्चर के बाद में DPP और PYQ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो क्लास 12th है, क्लास 12 का जो NCERT है, NCERT का जो पेज नंबर पहला है, उस पेज नंबर फर्स्ट में जो सबसे पहले दिया गया है उसमें बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? उसमें बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। बायोलॉजी का डेफिनेशन NCERT का जो पेज नंबर पहला है क्लास 12th का, उसमें जो पहला डेफिनेशन है, मतलब पहला सेंटेंस दिया गया, पहले पेज में जो पहला सेंटेंस दिया गया वो बायोलॉजी का डेफिनेशन है। तो हम लोग बायोलॉजी वर्ड से, ये बायोलॉजी वर्ड है, इसी वर्ड से बायोलॉजी का डेफिनेशन डिराइव हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, पहला क्या है? बायोस। दूसरा है लॉगॉस, दूसरा क्या है? लॉगॉस। पहला है बायोलॉजी, बायोलॉजी दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, दूसरा है लॉगॉस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। लॉगॉस का मतलब होता है STD। लॉगॉस का मतलब क्या होता है? STD, लाइफ। तो सबसे पहले हम लाइफ को देखते हैं कि मतलब लाइफ कहाँ पर पाया जाता है। लाइफ, आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन कहाँ पे पाया? जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है, या पृथ्वी के किसी और प्लेनेट पे? कहीं नहीं। पृथ्वी के सिर्फ और सिर्फ जीवन कहाँ पे पाया है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे पाया जाता है। अभी तक किसी भी प्लेनेट पर जीवन पाने के आने की कोई भी संभावना नहीं है और ना पाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो लाइफ कहाँ पे पाई जाती है? लाइफ सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे पाई जाती है। तो लाइफ कहाँ पे पाई जाती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग बायोलॉजी का डेफिनेशन डिराइव करेंगे। बायोलॉजी का डेफिनेशन इंग्लिश में हम लोग जब इंग्लिश वर्ड लेंगे तो उसमें जो बायोलॉजी का डेफिनेशन है हम लोग थोड़ा उल्टा चलेंगे, बैकवर्ड से। ठीक है। अब देखिए, STD ऑफ लाइफ, हम लोग इस तरह से डेफिनेशन डिराइव। STD यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बीच में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑफ। STD ऑफ लाइफ कहाँ पर? ऑन अर्थ। ये बायोलॉजी का पहला डेफिनेशन है। STD ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। STD ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का पहला डेफिनेशन है। बायोलॉजी का और डेफिनेशन समझते हैं। STD में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं? STD में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं? STD का मतलब होता है अध्ययन। हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जब हम लोग लोअर क्लास में होते हैं, क्लास 2, 3, 4, 5 होते हैं, तो वहाँ पे लोअर क्लास में हम लोग को कहानी पढ़ाई जाती है। कहानी पढ़ाई जाती है। कहानी को क्या कहते हैं? स्टोरी। हम लोग को किस चीज़ की
पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, स्टोरी पढ़ाई जाती है लोअर क्लास में। तो हम लोग स्टडी में स्टोरी का भी अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी में हम लोग स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो साथ ही साथ चलिए लिखते हैं पहले स्टोरी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, तो हम लोग स्टोरी को भी अध्ययन करते हैं, स्टोरी को भी स्टडी करते हैं। और रही बात, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा बचपन में, या फिर कभी ना कभी आपने सुना होगा मानव विकास की कहानी, ह्यूमन इवोल्यूशन। या फिर आपने ये सुना होगा कि मनुष्य जो है कहीं ना कहीं बंदर से बने हैं। मनुष्य के जो पूर्वज थे वो पहले बंदर थे, फिर वो धीरे धीरे उनमें विकास होता चला गया, वो मानव में कन्वर्ट हो गए। यह आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा। तो स्टडी में हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, यहाँ पे स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास की कहानी भी हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। अब चलिए यहाँ से हम तो डिफिनीशन को डिराइव करते हैं। पहला ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि मतलब कैसे होता है। पहला क्या होगा डिफिनीशन, स्टडी ऑफ लाइफ, कहाँ पर, ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी, पहला डिफिनीशन होगा। दूसरा डिफिनीशन हम स्टोरी से डिराइव करेंगे। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्या, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का दूसरा डेफिनेशन है। अब बायोलॉजी का तीसरा डेफिनेशन हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के कितने डिफिनेशन हो गए, बायोलॉजी के 3 डिफिनेशन हो गए, जिसको आपको कभी भी रटना नहीं है। बायोलॉजी का डिफिनेशन आपको कभी भी रटना नहीं है, बायोलॉजी वर्ड से ही बायोलॉजी के डिफिनेशन को आप डिराइव कर लेना। कभी भी बायोलॉजी वर्ड का डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी वर्ड से ही बायोलॉजी का डिफिनेशन डिराइव कर लेना। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, कहाँ पर पाया जाता है लाइफ, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बायोलॉजी का पहला डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। स्टोरी, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए हम लिख देते हैं खुद ही, इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये पहला डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन हम लोग समझते हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्या होगा दूसरा डिफिनीशन, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का दूसरा डिफिनीशन है। बायोलॉजी का तीसरा डिफिनीशन हम लोग समझते हैं। स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो तीसरा डिफिनेशन क्या होगा, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का तीसरा डिफिनेशन है। चलिए अभी इसी डिफिनेशन को हम हिंदी में समझ लेते हैं।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में बायोलॉजी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी को, हिंदी में बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। तो चलिए जीव विज्ञान से डेफिनेशन को डिराइव करते हैं। जीव विज्ञान जीव विज्ञान का डेरिवेशन, यहाँ पर जीव विज्ञान का डिफिनेशन डिराइव करने से पहले हम लोग एक वर्ड को पहले समझ लेते हैं, फिर डिराइव करते हैं। पहले एक वर्ड समझते हैं, वो है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, क्लास 11th के पहले लेक्चर में ही आप पढ़ चुके हो, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर समझा दिया जाता है। विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे, वी प्लस ज्ञान, कितने शब्दों से मिलकर बना, वी प्लस ज्ञान। अब देखिए वी का मतलब क्या होता है, इस वी का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है विशिष्ट। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशिष्ट। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान पहला। इसी वी का मतलब होता है विस्तृत। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, पहला ये होगा। दूसरा, विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहता है। और विज्ञान का मतलब अध्ययन भी करना होता है। यहाँ पे देखिए स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। अब ये रफ वर्क था, ये एक रफ था, इसको आप को लिखना है तो लिख लीजिए। इसको हम अभी इरेज कर देंगे। फिर अब यहाँ पे जीव विज्ञान के डिफिनीशन को हम समझते हैं। इससे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जीव का मतलब होता है सजीव। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबके सब इसी जीव के अंदर आ जाते हैं। जीव का मतलब आप समझ लीजिए सीधा सजीव। जीव का मतलब क्या होता है, सजीव। सजीव में पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, सब आ जाते हैं, सजीव। विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान। अब इस विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान। दूसरा क्या होता है, विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान, पहला विशिष्ट ज्ञान, दूसरा विस्तृत ज्ञान। तीसरा क्या होता है, अध्ययन भी होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना भी, अध्ययन भी होता है। तो जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से। एक है जीव, दूसरा विज्ञान। जीव का मतलब होता है सजीव, विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान। और विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान या फिर अध्ययन होता है। सजीव, सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं,
सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं? सजीव सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जीवन कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पृथ्वी लिख सकते हैं। अब चलिए जीव विज्ञान की परिभाषा को यहाँ से ड्राइव करते हैं। पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को, पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को यहाँ पर क्या लिख दीजिए? पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, पहला डिफिनेशन। दूसरा, पृथ्वी पर सजीव के विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तीसरा, पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये 3 डेफिनेशन है। इसको आप एक सेंटेंस बनाकर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखा गया है वैसे आप इसको भी लिख लीजिए। वैसे एक हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लिख लीजिए। पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर सजीव, पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को, पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। आप दूसरा और तीसरा डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? पृथ्वी पर सजीव के विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और तीसरा क्या होगा? पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये आप खुद लिख लेना। अब ये बायोलॉजी का डिफिनीसन हो गया, लेकिन जो ये सब बायोलॉजी का जो डिफिनीसन है ये क्लास 11th की बुक में लिखा है। क्लास 11th की NCERT में पहले चैप्टर में लिखा है ये सब डेफिनीसन। लेकिन जो क्लास 12th की NCERT में जो पहले पेज पे जो पहला डेफिनेशन लिखा है वो इससे थोड़ा सा अलग है। अब उसको हम समझते हैं। आप अभी पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम उसको दूसरा समझाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन समझते हैं जो क्लास 12th की NCERT में दिया गया है, उसको समझते हैं। ये सब भी NCERT का डेफिनेशन है। क्लास 11th, जो क्लास 11th की जो पुरानी NCERT हुआ करती थी, अब NCERT में थोड़ा सा बदलाव हुआ, सिलेबस थोड़ा सा कम हुए हैं, तो उसमें से मतलब 2 डेफिनेशन इरेज कर दिए गए हैं। एक ही डेफिनेशन बचा है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में, जीव जगत में, द लिविंग वर्ल्ड में। तो एक ही डेफिनेशन इस समय बचे हैं। और क्लास 12th में अभी जो पहला डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। हो सकता है ये आपको ना मिले नई NCERT में, लेकिन पुरानी NCERT में आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको बताया गया कि मतलब अध्ययन में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कहीं ना कहीं कहानी का भी अध्ययन करते हैं। तो कहानी से रिलेटेड तो अध्ययन में हम लोग कहानी का अध्ययन करते हैं ना। इस कहानी को और क्या कहते हैं हिंदी में? कहानी को कहते हैं गाथा। कहानी को क्या कहते हैं? गाथा। तो गाथा को या कहानी को, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। गाथा, कहानी का सार या निचोड़। तो क्लास 12th की NCERT में जो पेज नंबर पहले पर पहला सेंटेंस लिखा है, बायोलॉजी का डिफिनेशन लिखा है, और डिफिनेशन कौन सा लिखा है? वो ये डिफिनेशन लिखा है। कैसे लिखा है? जीव विज्ञान
जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की गाथा, कहानी का सार या निचोड़ है। क्या है? गाथा, कहानी का सार या निचोड़ है। अब सार का मतलब क्या होता है? सारांश, जिसको मतलब ह्यूमन के इवोल्यूशन या ह्यूमन के विकास की जो कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, उसको संक्षिप्त में लिखना, उसी को कहते हैं सार। सारांश लिखना, छोटा करके लिखना सार कहते हैं, या फिर इसका निचोड़। तो कौन सा डिफिनेशन है? जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव के जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की गाथा, कहानी का सार या निचोड़ है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की गाथा, एक कहानी का सार या निचोड़ है। ये डिफिनीशन है। इसको हम इधर लिख देते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर। जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की कहानी, सजीव की कहानी, सजीव की गाथा, सजीव की गाथा, गाथा, सजीव की गाथा या फिर कहानी कहानी का सार मतलब सारांश या फिर क्या है? निचोड़ है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की, जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव या जीवन बातें की, सजीव में ही जीवन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सजीव आप कह सकते हो या फिर जीवन बातें की। जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की गाथा, एक कहानी का सार या निचोड़ है। ये डिफिनीशन हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर सजीव की गाथा, कहानी का सार या निचोड़ है। चलिए अब हम एक वर्ड को समझते हैं, एक मतलब एक सेंटेंस है उसको समझते हैं। जैसे पृथ्वी पर क्या होता है? एक सजीव होता है, सजीव का जन्म होता है, वो अपना फिर जन्म के बाद वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि जब सजीव जन्म लेता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसकी जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं, वो लाखों सालों तक जीवित कैसे रहती हैं? ये सवाल है और इसका जवाब आपको बताना है। इसको हम समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे जीव, जब कोई भी जीव जन्म लेता है, जब किसी भी जीव का बर्थ होता है, जन्म होता है, बर्थ होने के बाद वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र।
जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद में अंत में क्या होता है, हर जीव को निश्चित रूप से एक ना एक दिन मर जाना है, तो वो मर जाता है। उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई भी जीव पृथ्वी पर आता है, पहले उसका बर्थ जन्म होता है। जन्म होने के बाद में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, अपने जीवन चक्रों को कंप्लीट करता है। उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव तो मर जाता है, ये जीव जो है, इसका जन्म हुआ, लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, फिर इसकी मृत्यु हुई, ये तो खत्म हो गया। लेकिन इसकी जो प्रजातियाँ हैं, इसकी जो स्पीसीज हैं, इसकी जो प्रजातियाँ, इसकी जो प्रजातियाँ हैं या फिर स्पीसीज को, ये लाखों सालों तक जीवित रहती हैं। कब तक, लाखों सालों तक। लाखों सालों तक जीवित रहते हैं। कब तक जीवित रहे, जब तक कि, कब तक जीवित रहते हैं, जब तक कि, जब तक कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा ना आ जाए, तब तक ये प्रजातियां जो हैं लाखों सालों तक जीवित रहती हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक रूप से विलुप्त, विलुप्त या फिर मानव निर्मित, मानव निर्मित रूप से विलुप्त ना हो जाए। इसको हम फिर समझते हैं कि कोई भी जीव होता है, उसका बर्थ होता है, बर्थ के बाद उसकी वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। वो तो मर जाता है, उसकी डेथ तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो प्रजातियाँ हैं, उसकी जो प्रजातियाँ लाखों सालों तक जीवित रहती हैं। कब तक जीवित रहती हैं, जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, प्राकृतिक रूप से ये विलुप्त ना हो जाए, या फिर कोई मानव निर्मित आपदा ना आ जाए, तब तक ये प्रजातियाँ जीवित रहती हैं। और प्राकृतिक रूप से विलुप्त, इसको कहते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल, नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल रूप से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, या फिर एंथ्रोपोजेनिक, मानव निर्मित का मतलब होता है, मानव निर्मित को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जो मानव के द्वारा होती है घटनाएं, उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो होता क्या है, ये प्रजातियां जो होती हैं लाखों सालों तक जीवित रहती हैं। कब तक जीवित रहती है, जब तक कि कोई प्राकृतिक रूप से विलुप्त ना हो जाए, या फिर नेचुरल एक्सटिंक्शन इनका ना हो, या फिर मानव निर्मित रूप से विलुप्त ना हो जाए।
तो ऐसा आखिर होता क्यों है कि प्रजातियाँ ये मतलब जीव तो मर जाता है लेकिन इसकी प्रजातियाँ लाखों सालों तक जीवित क्यों रहती है? ऐसा सिर्फ एक और एक प्रोसेस के द्वारा होते हैं जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऐसा इसलिए होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। किस लिए कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी संभव है जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा। अगर कोई जीव बर्थ जन्म होता है, उसके बाद में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले अगर वो एक बार जनन करता है तो उसकी जो स्पीसीज होती है आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर जनन नहीं करेगा तो इसकी जो स्पीसीज होगी वहीं पर रुक जाएगी, और जब उसकी स्पीसीज रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रजातियाँ हैं बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये जो जनन है या रिप्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, तो ये जो प्रजातियाँ हैं लाखों सालों तक इसीलिए विलुप्त नहीं होते क्योंकि इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन या जनन होता रहता है। इसीलिए ये जो प्रजातियाँ लाखों सालों तक जीवित रहती है। जबकि जो जीव होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद, रिप्रोडक्शन करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए ये जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है इसका मतलब क्या हुआ? जैसे नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे पहले ये माना जाता था कि मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पहले बहुत पहले मिलियंस ईयर हो मतलब लाखों साल पहले है क्या होता था कि यहाँ पर पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे। पहले डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा, जिसके इफ़ेक्ट से, जिसके रेडिएशन से और जिसके इफ़ेक्ट से क्या हुआ कि जितने भी डायनासोर थे सबके सब पृथ्वी से विलुप्त हो गए। तो इसे कहते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन कहते हैं, या फिर प्राकृतिक रूप से विलुप्त, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जबकि जो मानव निर्मित ये जिनके द्वारा अगर मनुष्य के किसी भी एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। इसे क्या कहेंगे? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहेंगे। तो जो प्रजातियां लाखों सालों तक जीवित क्यों रहती है? क्योंकि उनमें क्या होता है? जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है? रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। जीव या फिर ऑर्गेनिज्म, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो जीव होता है या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सबका मतलब एक ही होता है। जीव को, सजीव को, ऑर्गेनिज्म को, बात एक ही, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जो जीव होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है। बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सेक्सुअल। पहला क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहली बात तो इसमें दो पेरेंट होते हैं। कितने पेरेंट होते हैं? दो पेरेंट होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें कितने पेरेंट होते हैं? टू पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट होते हैं। दो पेरेंट होते हैं। कितने पेरेंट होते हैं? दो पेरेंट होते हैं। दूसरी बात, इनमें जो मतलब
न्यू बेबी बनते हैं या जो नई संतान बनती है उनमें जो होता है वेरिएशन होता है। क्या होता है? इनमें वेरिएशन होता है। और ये जो पेरेंट होते हैं इनके डिफरेंट जेंडर के होते हैं। एक होता है मेल, दूसरा क्या होता है? फीमेल। एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल होगा। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। इनमें क्या होता है? इनके जो मतलब ऑफस्प्रिंग होते हैं, इनके जो संतान होते हैं, इनमें इनके जो बेबीज़ होते हैं, इनमें जो होता है वेरिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरिएशन। इसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसीलिए इसे इनकी जो बेबीज़ होते हैं इसे कहते हैं न्यू वेरिएंट। क्या कहते हैं? न्यू वेरिएंट। न्यू वेरिएंट, न्यू वेरिएंट। अभी हम इस वर्ड को समझते हैं कि वेरिएशन या फिर न्यू वेरिएंट का मतलब क्या होता है। इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। जबकि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो होता है इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं। इसमें कितने पेरेंट होंगे? इसमें सिंगल पेरेंट होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी सेक्सुअल लिखा है तो इसका मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसमें कितने पेरेंट होंगे? 2 पेरेंट होंगे। 2 पेरेंट होंगे, दोनों का जो जेंडर होगा डिफरेंट होगा। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। ये माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। और इनके जो बेबीज़ होते हैं, इनके जो संतान होते हैं और इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें जो होता है वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब ये होता है उनमें जो होता है माता के भी कैरेक्टर होते हैं, पिता के, दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इसीलिए जो बच्चा होता है या बेबी जो होते हैं दोनों से डिफरेंट होता है। ना कंप्लीट मदर पे जाता है, ना ही कंप्लीट फादर पे जाता है। दोनों से थोड़ा सा, दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर होता है, इसलिए दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसी को कहते हैं न्यू वेरिएंट कहते हैं। और ये जो डिफरेंट होता है मतलब माता पिता से जो इनमें असमानता होती है, जो डिफरेंट होता है, उसी को कहते हैं वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कहीं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसका मतलब समझिए इसका जस्ट उल्टा होता है। सेक्सुअल का जस्ट उल्टा होता है। अगर इसमें 2 पेरेंट है तो इसमें कितने पेरेंट होंगे? इसमें 1 पेरेंट होंगे। कितने पेरेंट होंगे? 1 पेरेंट होंगे। सिंगल पेरेंट होंगे। कितने पेरेंट होंगे इसमें? इसमें सिंगल पेरेंट होंगे। दूसरी बात, इनमें जो होता है किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। इनके जो बेबीज़ होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। इनके जो बेबीज़ होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। इनके जो बेबीज़ होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है बिल्कुल। इसीलिए इनके बेबीज़ को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मतलब ये सेम टू सेम, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होते हैं? पेरेंट की तरह होते हैं। अब यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेड कलर का फ्लावर है, एक रेड कलर का फ्लावर है, रेड कलर का रोज मान लीजिए। कौन सा फूल है? रोज। रेड कलर का रोज है, ठीक है। इसका क्रॉस वाइट कलर के रोज के साथ करवाया गया। इसमें से किसी एक को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए, इसी को मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए, या फिर इसको फीमेल मान लीजिए, इसको मेल मान लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इनके जो बेबीज होंगे, इनसे जो नया प्लांट बनेगा, उस नए प्लांट पे जो फ्लावर होंगे उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे। इसके रेड के भी कैरेक्टर होंगे, वाइट के भी कैरेक्टर होंगे। तो अगर किसी रेड कलर में वाइट कलर अगर आप मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? पिंक कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? पिंक कलर। तो इन दोनों से जो प्लांट बनेगा, नया प्लांट बनेगा, उस पर जो फ्लावर होंगे किस कलर के होंगे? पिंक कलर के रोज निकलेंगे। अगर रेड कलर का एक फ्लावर है, दूसरा वाइट कलर, अगर दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए मतलब क्रॉस का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करवाया जाए, तो उनसे जो मतलब नया प्लांट बनेगा उस पर जो फ्लावर होंगे वो पिंक कलर के होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? दोनों के कैरेक्टर होंगे। अगर हम रेड और वाइट को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? पिंक कलर का बनता है। तो ये देखिए, ये जो पिंक कलर है
ना तो रेड के से समान है ना ही वाइट के समान है, दोनों से डिफरेंट है, इसमें वेरिएशन है, ना रेड से मिलता है ना ही कंप्लीट वाइट से मिलता है। तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा। और ये जो प्लांट बना, ये जो नया प्लांट बना, इसी को कहते हैं न्यू वेरिएंट। नया प्लांट बना इसलिए न्यू, और वेरिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, इसलिए इसे न्यू वेरिएंट कहते हैं। जबकि अगर किसी भी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर किसी भी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके जो पेरेंट होते हैं और जो उसकी जो प्रोजनी या उनकी जो संतानें होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं, एज इट इज़ होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है या फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में होता है, लेकिन ह्यूमन में नहीं होता है। कभी भी ये माइंड में मत लाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमंस में होता है। अगर कहीं पे भी ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्या होता है कि एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, तो दो पेरेंट हो गए ना। और किसी भी कहीं भी अगर दो पेरेंट है तो वहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें मान लीजिए एक रेड कलर का प्लांट है, रेड फ्लावर वाले प्लांट है, दूसरा वाइट फ्लावर वाला प्लांट है। अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रेड कलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाओगे तो इससे जो नया प्लांट बनेगा उस पर जो फ्लावर होगा वो रेड कलर का होगा। किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। अगर यहाँ पे वाइट कलर का प्लांट है, मतलब एक प्लांट है जिसपे वाइट कलर का फ्लावर आता है, अगर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उससे जो नया प्लांट बनेगा उस पर जो फ्लावर होंगे वो भी सेम एज इट इज़ पेरेंट की तरह होंगे। तो इसमें कौन सा फ्लावर होगा, किस कलर का, वाइट कलर का, इसमें भी फ्लावर होगा, वाइट कलर का फ्लावर होगा। तो इसीलिए होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सबसे पहले बात इसमें कितने पेरेंट होंगे, दो पेरेंट होंगे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। दूसरी बात इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, इसमें वेरिएशन होता है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें जो होते हैं एक सिंगल पेरेंट होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, इनमें क्लोन बनते हैं। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, एक जैसे होना। मान लीजिए ये एक ब्लू कलर का मार्कर है, अब सेम इसी की तरह अगर एक ब्लू कलर का और मैं मार्कर सामने लाकर रख दूँ दोनों के साथ, अगर इसी ब्लू मार्कर से एक और ब्लू मार्कर बिल्कुल सेम इसी की तरह बन जाए, बिल्कुल सेम इसी की तरह, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट है, और इसी एक से एक ब्लू मार्कर और बन जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होते हैं, इनमें जो पेरेंट और प्रोजेनी होते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रही बात है क्लोन। क्लोन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे ट्विंस होते हैं, मतलब जुड़वा में क्या होता है, जुड़वा जो कभी आपने जुड़वा देखा होगा किसी रियल लाइफ में या फिर कभी किसी मूवीज़ में देखा होगा, जुड़वा होते क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होते हैं। तो जो जुड़वा होते हैं उनमें और क्लोन में डिफरेंस होता है। जो जुड़वा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, जबकि जो क्लोन होते हैं, आप CID का एक एपिसोड है उसमें क्लोन के बारे में बताया गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट के सेल से ही एक नए ह्यूमन को बना दिया जाता है, और वो जो होता है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता, ना ही जेनेटिकली डिफरेंट होता है ना ही मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, मतलब ना तो उनके जीन में कोई डिफरेंस होता है ना कि उनके बनावट में, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो क्लोन होते हैं उनका जो होते हैं, मतलब वो मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड होते हैं। और जबकि जो ये ट्विंस होते हैं, ट्विंस में क्या होता है कि ट्विंस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलकर बने होते हैं, तो इनमें वेरिएशन होता है, ये पेरेंट्स से भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, माता पिता से भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो ट्विंस होते हैं उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंट होता है, और उसमें जेनेटिकली भी डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए मार्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं है, मतलब दिखने में उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो उनके जीन में, उनका जो जीन होगा उनके जीन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक, तो इसको समझ लीजिए, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ, हम चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ से। अभी ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा था क्लास 12 का।
चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम इंग्लिश में इस चैप्टर को कहते हैं, चलिए हिंदी में पहले बता देते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम चलिए दोनों लिखते हैं और फिर आगे समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? इन फ्लावरिंग प्लांट। कहाँ पर? फ्लावरिंग प्लांट। कहाँ पर? इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर? इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर का नाम है। अब जो चैप्टर का नाम है, इस पहले हेडिंग को, इस टाइटल को हम समझते हैं, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता ही चल चुका है कि मतलब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल का मतलब फिर एक बार आपको रिपीट करते हैं थोड़ा स्पीड में कि सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। इसमें दो पेरेंट होंगे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। इसमें जो इनकी जो प्रोजनी, इनकी जो संतानें होंगी, उनमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इससे जस्ट अपोजिट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें जो होता है सिंगल पेरेंट होते हैं। पहली बात क्या होता है? सिंगल पेरेंट होते हैं। उनमें जो इनके जो प्रोजनी होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। इनके पेरेंट और प्रोजनी बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मार्फोलॉजी होती है, मतलब जो इनका जो बनावट होता है, जैसे ये जो मेरी बनावट है, ठीक है, ये मेरी जो बनावट है इसी को मार्फोलॉजी कहते हैं। मान लीजिए ये जो मार्कर आपको जिस तरह से दिखाई देता है, ये इसकी मार्फोलॉजी आपको दिखाई देती है। तो इसके जो मार्फोलॉजी, जो क्लोन होते हैं, इनकी जो मार्फोलॉजी होते हैं, और दूसरी बात इनके जो जीन होते हैं, सेल के अंदर जो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। पेरेंट और प्रोजनी बिल्कुल सेम होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो होते हैं पेरेंट और प्रोजनी जो होते हैं, हो सकता है अगर ट्विंस बन गए, इन केस ऑफ ट्विंस के केस में ये हो सकता है कि ट्विंस अगर बने हैं, अगर कोई ह्यूमन है ट्विंस बन गया, जुड़वा है, तो उनमें ये मान के चलिए कि श्योर है कि वो पहली बात उनके मम्मी और पापा होंगे। अगर मम्मी और पापा हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है। हो सकता है आपको दिखाई दे कि नहीं भाई ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, इनमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं है। अगर आप बहुत फोकस करें, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो हो सकता है इनकी मार्फोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आए। लेकिन अगर मान लीजिए मार्फोलॉजी में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, तो उनका जो सेल होता है, उनके सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो जीन होता है, उनका इनमें जो होता है वो वेरिएशन होता है, वो डिफरेंट, दोनों के जीन में थोड़ा ना थोड़ा, चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। तो इनमें वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता। इसलिए इसमें जो होते हैं न्यू वेरिएंट इसको कहते हैं। इनमें जो होते हैं क्लोन बनते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अगर कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है तो 3 बातें आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए, जो अभी आपको मैंने बताया। अब इसको बार बार लिखेंगे हमने। अब इसको हम समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रिप्रोडक्शन में 2 वर्ड हैं, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ही होता है। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस्ड करना, प्रोड्यूस्ड करना, ठीक है। री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड करना, एक बार पुनः प्रोड्यूस्ड करना, अपने ही जैसे नई संतान को प्रोड्यूस्ड करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अगेन का मतलब होता है पुनः, पुनः। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड करना, अपने ही जैसे पुनः बनाना, अपने ही जैसे नई संतान को बनाना। प्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे नई संतान को बनाना।
संतान को उत्पन्न करना। इसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का अगर कहीं भी फ्लावर लिखा है तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। फ्लावर के दो मतलब, अगर कहीं पे फ्लावर है तो इसका मतलब पक्का ये श्योर क्या है कि ये एंजियोस्पर्म है। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर लगे हैं तो आप उसको तुरंत फ्लावर देखकर तुरंत समझ जाओगे कि कौन से प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। दूसरी बात, अगर कहीं पे फ्लावर है तो इसका मतलब श्योर है कि इसमें दो पार्ट होंगे, एक मेल भी होगा, दूसरा फीमेल भी होगा। अगर फ्लावर है तो उसमें मेल भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल सेक्स, एक फ्लावर पर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरे फ्लावर पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक कुछ में होता है। लेकिन हम जनरल सामान्य केस की बात कर रहे हैं, तो जनरल केस की बात करें, जनरल केस में क्या होता है कि जो सामान्य एक फूल होता है उस फूल में दो पार्ट होते हैं, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। तो कहीं भी पर भी अगर फ्लावर है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि अगर फ्लावर है तो श्योर है कि ये पहली बात तो ये एंजियोस्पर्म है। दूसरी बात क्या है? इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक, तो इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। दूसरा क्या होगा? इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी। चलिए अभी इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है, देखिए ये शुद्ध हिंदी है, पुष्प। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। अपनी एक मतलब सामान्य हिंदी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या कहते थे? फूल भी कहते हैं। पुष्प मतलब फूल, जानते हैं आप सभी लोग। पुष्पी पादप, अब ये जो पुष्पी पादप है इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग क्या कहते हैं? सीधा फ्लावरिंग प्लांट मीन एंजियोस्पर्म। अगर पुष्पी पादप लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसे एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादप मतलब भी एंजियोस्पर्म हुआ। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम देखते हैं। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। क्या कहते हैं इसमें? आवृत आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आवृत बीजी। और लैंगिक का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल। लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक का मतलब क्या होता है? लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल, जिसमें कितने पेरेंट होते हैं? दो पेरेंट होते हैं, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। इनमें वेरिएशन होता है, न्यू वेरिएंट बनते हैं। लैंगिक जन्म, लैंगिक। ये प्रजनन, इस शब्द को भी समझ लेते हैं, एक एक शब्द को हम समझते हैं। इसमें लिखा प्रजनन, तो इस पर का मतलब होता है पुनः, पुनः। इसका मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है जनन, एक बार फिर अपने ही जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, अपने ही जैसे नए संतानों को पुनः उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं प्रजनन हिंदी में, या फिर इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हो गया। अब अगर कहीं भी फ्लावर लिखा है तो फ्लावर का मतलब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये जो फ्लावर है, किसी भी प्लांट पर अगर फ्लावर लगा है तो हम उस प्लांट को देखकर तुरंत बता देंगे कि अगर फ्लावर है तो ये कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्म प्लांट है या फिर आवृत बीजी प्लांट है। दूसरी बात, अगर फ्लावर है तो तुरंत हमें एक बात और माइंड में आएगी कि भाई इसमें सेक्स ऑर्गन है, एक मेल सेक्स ऑर्गन भी होता, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा इसमें। तो ये दो बातें बिल्कुल कन्फर्म होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये जो आवृत बीजी लिखा है इस शब्द को भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इस बीजी का मतलब क्या होता है?
बीज क्या होता है? बीज। आवृत्त का मतलब क्या होता है? देखो, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, सर्कल मतलब गोला, ठीक है। तो बीज जो होता है, मान लीजिए ये एक सीड है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक सीड है, तो सीड के चारों तरफ क्या है, एक वृत्त है। वृत्त मतलब गोला या सर्कल है। मतलब आवृत्त बीजी का मतलब होता है ऐसे बीज जिनके चारों तरफ एक कवर हो। क्या हो? एक कवर हो, एक खोल हो, उसे क्या कहते हैं? आवृत्त बीजी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए आप, जैसे धान होता है, धान जो होता है, जो चावल होता है, चावल पहले क्या होता है, चावल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उस पूरे चावल और उस कवरिंग को मिला के क्या कहते हैं? धान कहते हैं। तो जो धान होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो कवर हो गया, दूसरा उसके अंदर क्या हो गया? चावल हो गया। तो चावल, मान लीजिए ये चावल है, मान लीजिए क्या है, ये चावल है, और ये उसके ऊपर की कवरिंग, तो ये क्या हो गया? धान बन गया। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उसे कहते हैं आवृत्त बीजी प्लांट। क्या कहेंगे उसे? आवृत्त बीजी प्लांट। तो तीन बातें हो गई कि अगर भाई किसी भी प्लांट पर फूल लगे हैं तो हम उसको तुरंत देख के बता देंगे कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। दूसरी बात, अगर फूल है तो उसमें दो सेक्स आर्गन होंगे, एक मेल सेक्स आर्गन भी होगा, दूसरा फीमेल सेक्स आर्गन होगा। तीसरी बात, अगर कोई भी चीज़, कोई सीड है, उसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, कोई भी सीड है उसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, तो वो उसका मतलब क्या हुआ? वो आवृत्त बीजी प्लांट है या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी प्लांट पे अगर फ्लावर है, अगर फ्लावर है तो उसका मतलब श्योर है कि उसके जो फ्रूट होंगे, उस फ्रूट में जो सीड होगा उसके चारों तरफ कवरिंग होगी, है कि नहीं? कन्फर्म है ये बात, क्योंकि भाई फ्लावर है, फ्लावर है इसका मतलब एंजियोस्पर्म हो गया, फ्लावर है इसका मतलब क्या हुआ? एंजियोस्पर्म हुआ। अगर एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी है, तो इसका मतलब पक्का श्योर है कि उसके सीड के चारों तरफ एक कवरिंग होगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं प्लांट को हो गया, या फिर उसके जो सीड हो गए उसको देख के आप तुरंत, प्लांट के सीड को देख के आप बता सकते हैं कि ये मतलब ये जो सीड है एंजियोस्पर्मिक है या नॉन एंजियोस्पर्मिक है या जिम्नोस्पर्मिक है, क्योंकि जो सीड होते हैं सिर्फ दो ही मतलब पार्ट में पाए जाते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म में होंगे सीड या फिर जिम्नोस्पर्म में सीड होंगे। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं उसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? एक कवरिंग पाई जाती है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा सीड है जिसके चारों तरफ कवरिंग होता ही नहीं, ये जो कवर है ये होता ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जिम्नोस्पर्म। उसको हम आगे इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एंजियोस्पर्म, इस वर्ड को भी हम समझ लेते हैं कि एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है। वृत्त का मतलब होता है कवर, चोल, इसे हिंदी में कहते हैं चोल। चोल मतलब खोल, सीड का खोल या फिर सीड का चोल, आप खुद कुछ भी कह सकते हो। सीड का चोल कहो या सीड का खोल कहो, वैसे इसे इंग्लिश में और बेहतर रहेगा सीड कोट कह दो या सीड की कवरिंग कह दो, ये बेहतर रहेगा। आते हैं अब इसको एंजियोस्पर्म, इंग्लिश में इसको समझते हैं। एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आवृत्त बीजी को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। अब देखिए स्पर्म का मतलब क्या होता है? देखिए प्लांट में स्पर्म का दो मतलब होता है, सीड होता है या फिर पॉलिन ग्रेन होता है। सीड होता है या फिर पॉलिन ग्रेन होता है या फिर मेल गैमीट भी होता है, कहीं कहीं भी इसको इस तरह से भी कहा गया। लेकिन यहाँ पर आपके इसमें क्या समझेंगे? स्पर्म का मतलब सीड समझेंगे। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड होता है। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड होता है। एंजियो का मतलब क्या होता है? कवरिंग। एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर। कवर को या फिर कोट कहूँ, इसको कोट भी कह सकते हैं। तो सीड विद कोड, सीड है, सीड के साथ उसका कोट भी है, या फिर कोट कहो या फिर कवर कहो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है कवर या कोट, यहाँ पे कोट भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं।
कोट, ये सीड का कोट है। एक सीड होगा, सीड अपने चारों तरफ क्या पहने होगा, एक कोट पहने होगा, तो उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। या फिर इसे कवर कह दो, कवरिंग भी कहते हैं, कवर कह दो। तो एंजियोस्पर्म और आवृतबीजी दोनों का मतलब समझ में आया। अब आगे समझते हैं हम लोग। एक आता है जिम्नो के बाद में एंजियोस्पर्म से पहले आता है एक जिम्नोस्पर्म। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। इसको समझ लेते हैं, इस वर्ड को समझ लेते हैं सिर्फ, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर भी आ गया स्पर्म। इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म का मतलब होता है सीड। क्या होगा, सीड। जिम्नो का मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। नेकेड। अभी नेकेड का मतलब क्या होता है, नेकेड का मतलब होता है न्यूड। न्यूड या फिर नंगा, मतलब एक ऐसा सीड जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग ना हो, जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग ना हो, उसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। ऐसा सीड जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग ना हो उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर, स्पर्म का मतलब सीड। ऐसा सीड जिसके चारों तरफ कवरिंग है उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टाइटल, टाइटल का मतलब आपको समझ में आ गया। जिसको लिखना है लिख लीजिए। और हाँ, लिखना आपको कैसे है ये समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि पहला क्लास है तो आप लिखने का तरीका सीख लीजिए। अभी आप मतलब क्लास 11 तक चले आए हैं, क्लास मतलब नर्सरी से लेकर 11 तक चले आए हैं। आपको मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता गया, आपको जो पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट होता चला गया। लेकिन क्लास 11 और क्लास 12 से जो पढ़ने का जो तरीका है बहुत डिफरेंट है। अगर आप पढ़ने का तरीका वही पुराना स्टाइल रखोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 11th-12th में आ गए तो अपने पढ़ने का जो स्टाइल है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। इसको पढ़ने के बाद में माइंड में सेट होना चाहिए। और दूसरी बात, इसको रटना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको रटना बिल्कुल भी नहीं, उसको समझ समझ के पढ़िए। अगर आपको एक टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, अगर क्लास में आपको नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे जाके किसी अच्छे टीचर का लेक्चर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मेरा नहीं समझ में आया तो किसी और से जाके आप पढ़िए। लेकिन आप वहाँ पे पढ़िए जहाँ पे आपको रटना ना पड़े, आपको हर एक वर्ड समझ में आए, उस टीचर से आप पढ़िए। और बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट रटने वाला नहीं, बहुत ही ईजी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब बहुत ही ईजी है। इंग्लिश भी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक। अगर आप बायोलॉजी उस पर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। अगर आपके पास इतना पैसा अगर आप पे कर सकते हैं तो आप PW का ऐप है, PW पे जाइए, क्लास 11-12 आप ज्वाइन कर लीजिए जिस भी क्लास में हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छे बहुत बेहतर फैकल्टी, बहुत हाई लेवल के फैकल्टी हैं वहाँ पे, बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप पढ़ने का जो आपका तरीका थोड़ा बदलिए। आपको पढ़ना कैसे है, जितना भी मैंने मान लीजिए ये एक टॉपिक, अभी मान लीजिए इस प्लांट, मतलब ये जो चैप्टर शुरू है, इस चैप्टर में अभी इतना ही मैंने पढ़ा है। तो आप क्या कीजिए, अब जैसे ही इतना चैप्टर आप पढ़ चुके, आप मेरे इरेज करने से पहले आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको 5 बार समझ कर लिखिए, ठीक है। 5 बार इसको समझ कर लिखिए। आप यकीन मानिए, आप एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर में ये करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ने का जो तरीका है कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग बेसिकली यही गलती चेक करते चले आए हैं। इसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट जो है, हर स्टूडेंट का जो मतलब माइंड में एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी अलग अलग होता है। हर स्टूडेंट मतलब ब्रिलियंट नहीं होता कि एक ही बार पढ़ लिया उसको सब कुछ याद होगा। इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता, फिर आप जब एक बार लिखेंगे ना, आपको पहली बार समझ में आएगा, दूसरी बार जब आप लिखेंगे तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। और जब इस तरह से आप 5 बार लिखेंगे ना, तो आपके परमानेंट मेमोरी में जाके फिट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कहीं 10-15 दिन के बाद एक बार रिवाइज कर लिए ना, तो पूछो ही मत, आपके परमानेंट मेमोरी में कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। और रिवीजन ये मान के चलिए कि एक घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो आप इसी तरह से पढ़िए 5 बार, एक टॉपिक को पहले 5 बार लिख लिए, फिर आगे पढ़िए। और कल जब दूसरा क्लास होगा तो उस क्लास में पहले जो जितना भी आज पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, पहले लेक्चर में सब A to Z 10 से 15 मिनट में पूरा पहले रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद में नया क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करते हैं हम लोग।
चलिए, ये जो चैप्टर है मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ये जब चैप्टर शुरू होता है तो इस चैप्टर के शुरू में ही स्टार्टिंग में ही सेंटेंस जो शुरू होता है वो एक क्वेश्चन से शुरू होता है। ये जो चैप्टर शुरू होता है एक क्वेश्चन से शुरू होता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो मतलब राइटर है वो आपसे मतलब एनसीईआरटी आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन करता है और उसका जवाब भी आपसे पूछता है कि वो क्वेश्चन ये है कि आर यू नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली। इसको हिंदी में बताते हैं, क्या आप अपने आप को लकी नहीं मानते कि जो पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। इसको हम लिखते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट लकी दैट प्लांट reproduced Are you not lucky that plant reproduced sexually? ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, Are you not lucky that plant reproduced sexually? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप अपने आप को क्या आप खुद को लकी को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी कहते हो वो समझ लीजिए। लकी आपको समझ में आ जाए लकी का मतलब क्या होता है। क्या आप खुद को लकी नहीं मानते? लकी नहीं मानते क्योंकि जो पौधे होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपको इसका आंसर मिल गया हो। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला है तो अभी धीरे धीरे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सवाल है, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या है। एक बार पहले आप कोशिश कीजिए, बाकी अभी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर शुरू होने से पहले ही ये क्वेश्चन पूछा है और इसका जो आंसर है जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे फिर इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए अब हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। दूसरी बात, इन फ्लावर से खुशबू आती है, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स होते हैं इनका परफ्यूम और सेंट में भी यूज किया जाता है। ये जो फ्लावर होते हैं, इन्हीं फ्लावर से मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं। तो तीन बातें हैं कि जो फ्लावर होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। दूसरी बात कि इनमें से जो स्मेल आती है बहुत गुड स्मेल आती है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, परफ्यूम या सेंट में यूज करते हैं। तीसरी बात जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं इनसे शहद बनाती हैं। इन्हीं फूलों के रस को चूस कर उससे शहद बनाती हैं। जो फूल होता है इसके अंदर नेक्टर होता है, उसी को मधुमक्खियाँ लेके जाती हैं, फिर शहद बनाती हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। आखिर फ्लावर जो होते हैं कलरफुल क्यों होते हैं? आखिर जो फ्लावर हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं? दूसरी बात जो होते हैं, इनके अंदर जो स्मेल होता है, गुड स्मेल, जिसको यूज करते हैं किसमें, परफ्यूम या फिर सेंट में यूज करते हैं।
तीसरी बात जो होता है इसमें क्या होता है, नेक्टर होते हैं। क्या होता है, नेक्टर। इसमें क्या होते हैं, नेक्टर होते हैं। अब भाई जिसको हिंदी में लिखना है तो इतना तो आपको आता ही होगा कि कलरफुल का मतलब क्या होता है, रंग बिरंगे होते हैं। गुड स्मेल का मतलब होता है अच्छी खुशबू, और नेक्टर का मतलब नेक्टर ही होता है, परफ्यूम। और ये सेंट आपको मालूम होगा, तो ये मतलब सामान्य है, सामान्य हिंदी में इंग्लिश है, ये इतना आपको मालूम है। अब इसको हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ऑलरेडी आपको हिंदी आता है। तो जो अगर फ्लावर है तो फ्लावर के पास 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो उसमें क्या है, फ्लावर जो है कलरफुल है। दूसरा जो होता है इसके पास गुड स्मेल है, जिसकी वजह से परफ्यूम और सेंट में इसको यूज किया है। तीसरी बात जो होते हैं, मधुमक्खियाँ इस पर इसलिए आती हैं क्योंकि इनके पास नेक्टर होता है। तो इन सब का काम क्या होता है, आखिर फ्लावर में ये सब होते क्यों हैं, इनका काम क्या है। फ्लावर है, प्लांट है, प्लांट पे फ्लावर है, फ्लावर के पास ये 3 चीज़ें आखिर होती क्यों हैं। तो फ्लावर के पास ये जो चीज़ें होती है, ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी मतलब फ्लावर होते हैं, फ्लावर में एक पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये भी आगे आपको जब पॉलिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अभी आप सुनिए कि पॉलिनेशन में होता है, वो जनरली होता क्या है कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन 2 तरह के फैक्टर के द्वारा होता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब जो जीव के द्वारा होता है पॉलिनेशन, उसे बायोटिक फैक्टर करते हैं। दूसरा जो होता है ए बायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, मतलब नॉन लिविंग चीज़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जो नॉन लिविंग चीज़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो एक तरफ हो गया। दूसरा जो है बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर में बहुत सारे एनिमल होते हैं, उसमें इंसेक्ट भी होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो हम जनरली यहाँ पर इंसेक्ट की बात करेंगे। अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो भाई अगर कोई प्लांट है जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो जो प्लांट होंगे, पहली बात कलरफुल होंगे। प्लांट कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, क्योंकि जब कोई फ्लावर कलरफुल होता है तो हम लोग खुद उस फ्लावर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इंसेक्ट जो कलरफुल फ्लावर होते हैं क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट जो है फूल की तरफ खींचकर चला आता है, ऑटोमेटिक रंग बिरंगा फूल देख के जो इंसेक्ट होता है फ्लावर के पास पहुंच जाता है। दूसरी बात जो होती है, जो फ्लावर के पास गुड स्मेल होता है, इसे स्मेल की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं उस स्मेल की वजह से फ्लावर के पास चले जाते हैं। और तीसरी बात इनके पास क्या होता है, नेक्टर होता है। तो जो कुछ इंसेक्ट होते हैं, जैसे इंसेक्ट में ये मधुमक्खी आ गई, कुछ कीट, इंसेक्ट मतलब कीट, तो जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर के लिए आ जाती है, क्योंकि उसको शहद बनाना होता है। तो नेक्टर के लिए फ्लावर के पास अट्रैक्ट करके चली जाती हैं। अब जब ये इंसेक्ट आते हैं तो इससे होता क्या है, अब ये इंसेक्ट आएगा एक फ्लावर, मान लीजिए एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, और एक फ्लावर ये है। अब इंसेक्ट क्या करेगी, इस फ्लावर के पास आएगी। यहाँ पे होता है एंथर होते हैं, इसमें 4 व्हर्ल होते हैं, मतलब 4 चक्र होते हैं। पहला काइलिक्स का, कोरोला का, फिर एंट्रोसेम, गाइनोसेम, ये सब अभी आपको आगे पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप सुनिए सिर्फ। तो होता क्या है कि जब इंसेक्ट आता है, किसकी वजह से इंसेक्ट आते हैं, पहले उसके फूल के कलर की वजह से अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं, उसके स्मेल की वजह से अट्रैक्ट होकर फ्लावर के पास चले जाते हैं, उसके नेक्टर के वजह से इंसेक्ट फ्लावर के पास जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है, जो इंसेक्ट, क्योंकि वो पॉलिन ग्रेन जो होता है बहुत ही माइन्यूट से होते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं कि जो इंसेक्ट होता है इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं। अब इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं तो ये इंसेक्ट फिर यहाँ से उड़ता है और दूसरे प्लांट पर जाता है, किस लिए, नेक्टर के लिए। तो जब दूसरे प्लांट पे जाता है तो उस पर जो मतलब गाइनोसियम होता है, उसमें जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। तो स्टाइल जो होता है, स्टाइल के ऊपर जाके जब बैठता है तो उसके ऊपर जो पॉलिन ग्रेन गिरता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो उसका पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे होता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं, किसमें पार्टिसिपेट करती है, हेल्प करती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इसे कहते हैं एड। एड का मतलब होता है एड, AID,
AID, एड, एड्स नहीं, समझना, AIDS, ये मत समझ लेना, ये एक डिजीज है, बीमारी है, सिंड्रोम है, सिंड्रोम है, इसकी बात नहीं हो रही है, एड की बात हो रही है। आप लोगों ने फर्स्ट एड के बारे में सुना होगा, जो बस होती हैं, जब बस जाती है तो बस में एक बॉक्स होता है, बस में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे रेड कलर का प्लस का सिंबल लगा होता है, इसी को कहते हैं फर्स्ट एड, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है हेल्प, सहायता, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प या सहायता। तो ये एड है, क्या है, एड, एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एड टू, एड का मतलब होता है सहायता करती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सहायता करती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, फूल के पास जो कलर होता है, जो स्मेल होती है, जो नेक्टर होता है, किसमें सहायता करती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं, लैंगिक जनन में सहायता करती हैं। क्या करते हैं, लैंगिक जनन में ये सहायता करती हैं। समझ में आ गया होगा आपको ऑलरेडी। जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, इसमें होता है एक इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्प क्रम, इसको हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। फ्लावर में होता है इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस होता है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्प क्रम, इसको भी समझा रहे हैं आपको। पुष्प क्रम, देखिए पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है, रफ डायग्राम से आप समझ लीजिए। पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इस पे जो फ्लावर निकलते हैं वो बिल्कुल टिप पर निकलते हैं, टर्मिनल पर निकलते हैं। एक प्लांट ऐसा है, दूसरा एक प्लांट है जिसमें जो फ्लावर होते हैं टिप पर निकलते हैं, टिप के साथ साथ में इसके साइड साइड में भी निकलते हैं फ्लावर। ठीक, अब फिर एक और फ्लावर है, एक और प्लांट है जिसमें जो फ्लावर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल साइड पर निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लीफ है, इस तरह से फ्लावर निकलते, तो तीनों में डिफरेंट है। तो इस तरह इसी को कहते हैं पुष्पक्रम, मतलब इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, या पुष्पक्रम का मतलब होता है जो फ्लावर होते हैं इनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर जो फूल होते हैं, फूल का जो अरेंजमेंट होता है उसी को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इस वर्ड से डरना मत, ठीक है। दिखने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अगर देखोगे तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट, ठीक है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट। तो मान लीजिए ये पहला प्लांट है जिसमें जो फ्लावर होते हैं टिप पर होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें फ्लावर जो होता है टिप पर भी होते हैं, लेटरल साइड पे भी होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें जो फ्लावर होते हैं उसके स्टेम के चारों तरफ पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से लेटरल, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पुष्प क्रम। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फ्लावर, क्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्रम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो ये पुष्प क्रम आपको इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस इसका मतलब समझ लीजिए, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ
फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहाँ पर, ऑन प्लांट। ऑन प्लांट तो ऑलरेडी आप लगा ही दोगे अपने ही मन से, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो लगा देना, और अगर नहीं भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं प्लांट पे होते हैं, ना कि एनिमल के सिर पर पाए जाते हैं। प्लांट जो फ्लावर होते हैं प्लांट पर पाए जाते हैं। तो अगर आपको लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो इतना अंडरस्टूड है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर जो फूलों का अरेंजमेंट होता है उसी को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, उसी को कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्प क्रम, पुष्प का क्रम, फ्लावर का क्रम मतलब अरेंजमेंट, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया इनफ्लोरेसेंस, दूसरा हो गया फ्लावर। दूसरा क्या हो गया, फ्लावर। फ्लावर में जो फ्लावर में क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस हो गया, दूसरा हो गया फ्लावर। फ्लावर मतलब पुष्प या फूल, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं, आप डिफरेंट प्लांट को देखेंगे, डिफरेंट प्लांट पे जो फ्लावर होते हैं वो जो होता है उनकी जो मार्फोलॉजी होती है, दिखने में जो फ्लावर होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, दोनों में दिखने में बहुत डिफरेंट होते हैं, उनका कलर भी डिफरेंट होता है, उनकी पत्तियाँ जो रेड मतलब जो मान लीजिए गुलाब का फूल है तो गुलाब में जो कोरोला है जो रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे एक पत्ती को, रेड कलर की जो पत्ती होती है उसकी एक पत्ती को अगर आप निकालोगे तो उसे कहते हैं पेटल। तो जो मतलब सॉरी गुलाब होता है, गुलाब में जो रेड कलर का दिखाई देता है, गुलाब ले लीजिए, गेंदे का फूल ले लीजिए, दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ आप जो मतलब गुड़हल का फूल जिसे मैरीगोल्ड या फिर मतलब सॉरी चाइना रोज कहते हैं उसको ले लीजिए, तीनों जो होते हैं, तीनों फूल जो होते हैं अलग अलग दिखने में अलग अलग होते हैं। चाहे आप कोई भी फूल ले लीजिए, चमेली का फूल ले लीजिए, गेंदे का फूल ले लीजिए या फिर सूरजमुखी का फूल ले, कोई भी फूल ले लीजिए, सभी फूल जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मतलब इनमें क्या होती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो फ्लावर होते हैं इनमें क्या होती है, डाइवर्सिटी। हम यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। जैसे इन्फ्लोरेसेंस में जो हुआ आपको दिखाया गया कि मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जो फ्लावर होते हैं फ्लावर में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। अब जो फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद में जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं जिसे फ्लोरल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरल। जो फ्लोरल पार्ट होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। साथ ही साथ जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। साथ ही साथ जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो पार्ट होते हैं बेसिकली मतलब इसमें जो 4 चक्र होते हैं। सबसे पहले कैलिक्स, दूसरा क्रोला, फिर उसके बाद में एंट्रोसियम होता है जिसे मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, फिर काइनोसियम होता है जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो 4 चक्र होते हैं। तो इन सब में भी फ्लोरल पार्ट जो होता है, फ्लावर के जो 4 पार्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्लावर में अलग अलग इनका अरेंजमेंट होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ये सब अभी दूसरे क्लास में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मतलब सिर्फ इंट्रो चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक एक पार्ट को, फ्लावर के हर एक पार्ट को बेसिकली, अब अगर आप लोग दूसरा क्लास देखना तो दूसरा क्लास देखने से पहले आप लोग कोशिश करना कि आपके आसपास अगर आप नेचुरली कहीं भी अगर फूल हैं तो 2-4 फूल लेके तब बैठना, वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बिना फूल के बैठेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप एक बार फूल को लेकर बैठेंगे तो आपको ये मान के चलिए आपको फील होता चला जाएगा।
तो होता क्या है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर है या फ्लोरल पार्ट है, इस सब में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद में हम क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। पहले क्वेश्चन ये है, हाँ पहले क्वेश्चन है, डज ऑल फ्लावरिंग शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या सभी पुष्पी पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? पहला सवाल ये, आप सोच के बताइए, क्या सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? और दूसरा सवाल ये है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? ये ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। और तीसरा सवाल ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके जो अंत में उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 3 सवाल है आपके पास है कि क्या सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पहला, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले। दूसरा, तीसरा सवाल ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ये 3 आप सोच के बताइए। चलिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, डज ऑल फ्लावरिंग प्लांट shows sexual reproduction? पहला सवाल ये है, डज ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? इसको हिंदी में बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। चलिए लिख दे रहे हैं, क्या सभी पुष्पी पादप क्या सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? ये पहला सवाल है। डज ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले सवाल। हिंदी में कहते हैं, क्या सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? तो आपको सबसे पहले ही बताया गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे प्लांट जिसमें फूल पाए जाते हैं, तो फूल अगर है, ये भी बताया गया आपको कि अगर कहीं किसी भी प्लांट में फूल लगा है तो इसका मतलब आँख बंद करके आपको क्या बताया, वो एंजियोस्पर्म है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फूल है तो उसके पास 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो फ्लावर है तो इसके पास क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, दोनों है। अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व है तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व है तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन। तो फ्लावरिंग प्लांट है, 2 पेरेंट होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या जितने भी पृथ्वी पर फ्लावर पाए, पृथ्वी पर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, उनमें अगर फ्लावर लगा है तो क्या सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्वेश्चन ये है। तो हाँ, बात सही है, अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर है तो इसका मतलब श्योर है, 100% श्योर है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि भाई उसमें मेल और फीमेल पार्ट है। अगर मेल और फीमेल पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भाई कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा ना, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 100% अगर कोई फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट से आप क्या समझते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से आप क्या समझते हैं?
तो क्लास 11th में हम लोग पहुँचते हैं। क्लास 11th में आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जीवों का वर्गीकरण भी इसे कहते हैं हिंदी में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा चैप्टर है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आर.एच. व्हिटेकर साहब हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी जीव हैं, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया था 1969 में आर.एच. व्हिटेकर साहब ने, चलिए लिख देते हैं आर.एच. यहाँ पे व्हिटेकर में ए रहेगा, ई नहीं रहेगा। बोलने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए होगा। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कब 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या दिया था? एक 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोग को मालूम होगा। इन्होंने क्या किया था, जितने भी जीव थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से हैं? एक है मोनेरा। अब इसे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, मोनेरा ही रहेगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। तो अब इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है। मोनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है? फंजाई। चौथा क्या है? प्लांटी। उसके बाद में एक है, पांचवा कौन सा है? एनिमैलिया, किंगडम एनिमैलिया। ये सब के सब किंगडम है। जो पहला किंगडम है कौन सा है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमैलिया। ऑलरेडी ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा। इसे हिंदी में भी इसे मोनेरा ही लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं मोनेरा। इसे प्रोटिस्टा कहेंगे, इसे फंजाई कहेंगे, इंग्लिश में फंजाई भी कहते हैं, इसे कवक भी कहते हैं, या फिर इसे फंजाई, इसे कवक भी कहते हैं। इसे प्लांट को प्लांट ही कहेंगे, प्लांट को पादप जगत कहते हैं हिंदी में। जंतु जगत, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया। तो जो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है इसको कहाँ पे रखा? तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जो मतलब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, इस हिसाब से आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि भाई ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये प्लांट वाला है। तो कहाँ पे होगा? इसमें होगा, प्लांटी में होगा। कहाँ पे होगा? प्लांटी में होगा। अब इस प्लांटी को हम समझते हैं, अब प्लांटी में कहाँ पे रखा गया है, किस पार्ट में रखा है? प्लांट को किंगडम प्लांटी को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से पार्ट में? इसको देखते हैं। पहले है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, दूसरा क्या है? दूसरा है ब्रायोफाइट। तीसरा क्या है? टेरिडोन,
देखिए टेरिडोफाइट जो है, टेरिडोफाइट में पी साइलेंट है, ठीक है, इसको टेरिडोफाइट में पी साइलेंट है, इसको देखना, इसे पी टेरिडोफाइट आप समझ लीजिए, पी टेरिडो। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद में आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया गया है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, ऐसा सीड जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग ना पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा क्या बचा, पांचवा बचा एंजियोस्पर्म। पांचवा कौन सा, एंजियोस्पर्म। पांचवा कौन सा, एंजियोस्पर्म। तो जो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट कहाँ पे है, पहली बार अगर हम मतलब आर्य छुटकर साहब के क्लासिफिकेशन को देखें तो उसमें उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। उन्होंने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्लांटी से ही समझ में जाता है कि इसमें प्लांट आएंगे। तो प्लांट में हम लोग पहुँचे। अब प्लांट में इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। कौन कौन से, पहला एल्गी, दूसरा है ब्रायो, तीसरा है टेरिडो, चौथा है जिम्नो और पाँचवा है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, तो फ्लावर कहाँ पे पाए जाए, फ्लोरिंग प्लांट किस पार्ट में पाए जाएंगे, प्लांट किंगडम प्लांटी के कौन से पार्ट में, एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे। तो फ्लोरिंग प्लांट कहाँ पे पाए जाएंगे, यहाँ पर एंजियोस्पर्म में। तो फ्लोरिंग प्लांट कहाँ पे पाए जाएंगे, एंजियोस्पर्म में, ठीक। एल्गी में फ्लोरिंग प्लांट, एल्गी में फ्लावर होता ही नहीं है, ब्रायो में होता ही नहीं, टेरिडो में होता ही नहीं, जिम्नो में नहीं होता है। हाँ, जिम्नो में सीड पाए जाते हैं, एंजियो में सीड किस प्लांट में पाए जाते हैं, सिर्फ 2 प्लांट में, एक जिम्नो में सीड पाए जाएंगे, दूसरा एंजियोस्पर्म में सीड पाए जाएंगे। होता क्या है, इनमें जो सीड होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं, सीड के चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होती, जबकि इसमें इनके एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं उनके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, चावल की जो कवरिंग होते हैं जिसे धान कहते हैं, तो चावल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसे कहते हैं वो मतलब सॉरी कौन सा प्लांट हुआ, कौन सा सीड हुआ, एंजियोस्पर्मिक सीड हुआ। तो अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर है तो श्योर है कि वो एंजियोस्पर्म है, और अगर एंजियोस्पर्म है तो उसके जो सीड होंगे उसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग, हाँ बस एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है तो उसका जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये पूछा है। तो इसको, अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर है, फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट होंगे, मेल फीमेल पार्ट अगर हैं तो उनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, उसके फलस्वरूप बनते हैं फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। तो जो इंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या है, फ्रूट और सीड। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि अगर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उस सबके सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है क्या करें, सबके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना अगर बंद कर दें तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है ना फ्रूट बनेगा ना ही सीड बनेगा। और आप इमेजिन कीजिए कि मतलब पूरी पृथ्वी पर अगर फ्रूट नहीं है, सीड नहीं है, तो क्या ह्यूमन का सर्वाइव कर पाना संभव है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, लेकिन सर्वाइव करने की अगर बात करें तो हम लोग जो मेजॉरिटी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे सीड हो गया, फ्रूट हो गया, इस सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट हैं, इंड प्रोडक्ट हैं। तो अगर नेचर ने कहीं, मान लीजिए अगर नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया फ्लावर में, तो फिर पूरी जीवन जाति के लिए, मतलब एनिमल किंगडम के लिए, जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
प्रोडक्ट सॉरी end product sorry end product of sexual रिडक्शन। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? पहला है फ्रूट, दूसरा क्या है? सीड, ठीक है। और एंजियोस्पर्मिक अगर सीड है तो कैसा होगा? सीड विद कोट, सीड के चारों तरफ कवरिंग होगी। अब एक मतलब वही एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि अगर फ्लोरिंग प्लांट में, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना नोट्स अपनी कॉपी में, कि अगर फ्लोरिंग प्लांट पुष्पी पादप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो इसका कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगे, ये आप लिख के बताइए। चलिए क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब जितना भी पढ़ाया गया है उसको 10 से 15 मिनट में रिवीजन करेंगे, थोड़ा स्पीड में रिवीजन करेंगे, उसके बाद में नया लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले कम से कम हर एक टॉपिक को 5-5 बार रफ पर लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 बार लिख कर सिर्फ आप एक चैप्टर इसको फॉलो कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मतलब ये पढ़ाया जा रहा है, आपको जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब जो पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर का जो NCERT हो सकता है आपके पास NCERT ना हो तो NCERT या फिर जितनी भी मतलब DPP PYQ जो भी होगा सब आपके बैच टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा।